गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और ये खुद एनी फ्रैंक ने लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि ये डायरी एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये रहा एनी फ्रैंक का पिक्चर। और एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, उसकी बायोग्राफी जानेंगे हम थोड़ी बहुत। इनका नाम है एनेलीज मैरी एनी फ्रैंक। और वो जर्मन थी बट born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in Second World War। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वह एक जर्मन थी पर उनका जन्म जो था वो जीविश में हुआ था, तो उस हिसाब से वो एक जीविश गर्ल थी और उनको लिखने की एक आदत थी। लेकिन वो अपने फैमिली से छिप कर लिखा करती थी, वो अपने फैमिली को बताती नहीं थी कि वो डायरी लिखती हैं। और उनके 4 फ्रेंड्स थे एम्स्टरडैम में, वो भी किस दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जर्मन ने नीदरलैंड पे कब्जा किया था। तो उस दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जर्मनी में जर्मन जो ऑक्यूपेशन किए थे नीदरलैंड में, तो उस वक्त इनकी जो पूरी फैमिली थी एनी फ्रैंक के, उन सबको एम्स्टरडैम की तरफ भागना पड़ा। जब नाजीज जो थे उन्होंने जर्मनी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। ठीक है, तो जो नाजीज थे वो जर्मनी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए थे। और नाजीज के जो अगला कदम था वो था नीदरलैंड पे। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा, आपको पता है वॉर के दौरान लोगों को बहुत भगदड़ सी हो जाती है, वो परेशान होने लगते हैं। तो इस वजह से एनी फ्रैंक को भी भागना पड़ा है अपने फैमिली के साथ एम्स्टरडैम। एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो यहाँ पे उनके पिता का नाम भी निकल कर सामने आया है कि उनके पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक। तो जो कि उस दौरान बहुत सारे लोग भाग रहे थे, तो पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी भागने वालों की। इस वजह से इनके फैमिली को अब ज़रूरत हो रही थी कि कुछ ऐसे जगह पे ये छिपे जहाँ पर ये और इनका फैमिली पूरी तरह से सेफ रहे। तो इसीलिए एक हिडन रूम में गए 1942 में, वो था इनके पापा का ऑफिस का बिल्डिंग। 2 साल छुपने के बाद the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गरेट फ्रैंक। तो यहाँ पे इनकी बहन का भी नाम सामने आया है, मार्गरेट फ्रैंक इनकी बहन का नाम है एनी फ्रैंक का। तो 2 साल ऑफिस बिल्डिंग में छुपने के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में चले जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता है जो वॉर के दौरान लोग भागे हुए रहते हैं, लोग उनके पास ना घर होता है ना खाना होता है, तो एक कैंप कुछ आउटर एरियाज़ में बना कर दिया जाता है इन लोगों को रहने के लिए। और जब ये एनी फ्रैंक और उनके पूरे परिवार उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहें, तो एनी जो है उनका डेथ हो जाता है उस समय, और वो भी टाइफस की प्रॉब्लम से। अब बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो उस पूरे वॉर में जो परेशानियां चल रही थी उसमें हर कोई मारा जाता है, सिर्फ इनके पिता ऑटो जो थे वही सर्वाइवर थे, वही इस पूरे ग्रुप में बचे थे। और वो एम्स्टरडैम लौट कर आते हैं और अपनी बेटी की डायरी को देखने के लिए कि बचा है यानी, क्योंकि वही एक यूनिक रिकॉर्ड बचा हुआ था उस टाइम में। और बाद में उनके पिता ने उस डायरी को पब्लिश करवा दिया एक किताब के तौर पे, जिसका नाम रखा गया द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, सॉरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो एनी फ्रैंक की डायरी को इन्होंने पब्लिश करवाया क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी बातें थी जो उस डायरी में पाई गई वॉर के दौरान। वॉर के दौरान ऐसा कुछ भी जो होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चल पाती है कि युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अगर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए सामने, तो हमें उस युद्ध की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो एग्जैक्ट ये डायरी कुछ ऐसा ही था।
The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. तो एनी फ्रैंक जब 13 साल की हुई तो उनके बर्थडे में ये डायरी जो है वो गिफ्ट के तौर पे दिया गया और उन्होंने अपने लाइफ के इवेंट को क्रॉनिकल्स मीन्स जो डेट वाइज बातें होती हैं कि 1 तारीख को आपने क्या किया, 2 तारीख को आपने क्या किया, इस तरह से क्रॉनिकल वाइज उन्होंने 12 जून 1942 से लिखना शुरू किया और फाइनल एंट्री उन्होंने 1 अगस्त 1944 तक किया। यानी कि उन्होंने पूरे 2-2.5 साल इस डायरी में अपनी सारी बातें लिखी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages. तो इस डायरी में जो ओरिजिनल लैंग्वेज था, जिस लैंग्वेज में एनी ने लिखा था वो था डच। बाद में बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली किताब बन गई। इस पे काफ़ी सारे फिल्म्स बने, टेलीविजन प्रोग्राम बने, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बने, ओपेरा बने और बेस्ड ऑन डायरी के बेस्ड पर इतने सारी चीज़ें बनी। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. तो जब नाजी ने कब्जा किया था उस दौरान, तो उस वक्त जो लोगों की जो डेली लाइफ थी उसकी पूरी एग्जामिनेशन, उसकी पूरी जो तहकीकात है, पूरी बातें हैं, वो इस डायरी में बताई गई हैं। और ये एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम। और एनी फ्रैंक उस टाइम की बहुत ही फेमस मानी गई उस हॉलोकास्ट विक्टिम में। विक्टिम मीन्स जो चीज़ों को झेल रहा है। तो इन सारे युद्ध के दौरान चीज़ों को झेलने में एनी फ्रैंक को सबसे ज़्यादा रिनाउंड, सबसे ज़्यादा फेमस माना गया। तो ये तो रही आपके कहानी की इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता चल गया कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है इस कहानी का, उस वक्त क्या चल रहा था। तो उस वक्त जो जर्मन का ऑक्यूपेशन था नीदरलैंड पे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जो नाजीज थे उनका जो पावर था वो जर्मनी पे था और फिर वो नाजीज़ आगे नीदरलैंड की तरफ भी बढ़ रहे थे, कब्ज़ा करते। तो ये हमारे कहानी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। हम डायरेक्ट अब स्टोरी पे आएंगे यहाँ से कि वो यहाँ डायरी को एनी फ्रैंक ने बहुत ज़्यादा ही दर्जा दिया हुआ है। वो अपने एक फ्रेंड की तरह इस डायरी को मान रही हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत थोड़ा टिपिकल भी चैप्टर है आप लोग के लिए स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि जब क्वेश्चंस लिखने की बारी आती है, आंसर्स लिखने की बारी आती है, तो जब तक आप चैप्टर समझेंगे नहीं तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके आंसर्स को लिखना। ठीक है, तो और अगर कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उन सब चीज़ों का भी सलूशन आपको दे सकूं। ठीक है, मेरे पास वक्त रहता नहीं पर फिर भी मैं उसमें समय निकालते रहूँगी आप लोगों के लिए। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. तो एनी फ्रैंक यहाँ कहती है कि एक डायरी लिखना सच में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब सा अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. तो इसलिए एक अजीब सा अनुभव नहीं था क्योंकि एनी फ्रैंक कहती कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसके पहले कभी लिखा नहीं है, पहली बार ऐसा लिखने जा रही हूँ, नहीं। इसलिए क्योंकि एक 13 साल के स्कूल लड़की के बातों में कौन इंटरेस्ट लेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, फिर भी कहती कोई बात नहीं, मैं लिखूंगी। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन हुआ, मैं लिखूंगी। एंड आई हैव इवन अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डायरी इसलिए लिखूंगी क्योंकि मैं अपनी दिल की बातें उसमें रख सकूं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों मैंने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि देखा जाए तो ये इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है और क्वेश्चन बेस्ड, एग्जामिनेशन बेस्ड भी ये लाइन है।
पहले तो डीप मीनिंग बात मैं बता दूं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। लोग से, इंसान से ज़्यादा धैर्य एक पेपर के अंदर होता है। अगर आप किसी इंसान से कुछ कहते हैं तो हो सकता है वो पलट के आपको जवाब दे दे, हो सकता है वो आपसे कहे आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन यू, हो सकता है वो आपको इग्नोर कर दे। पर पेपर ना तो कभी आपको जवाब देगा, ना ही कभी आपको इग्नोर करेगा, वो आपको पूरा अपना समय देगा और आप जितना चाहे अपने दिल की बात उसमें लिख सकते हैं, आप पेपर को बता सकते हैं। तो अब बात आती है कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन इसमें ये होगा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्टोरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। तो ये उस समय की बात है जब भी एनी फ्रैंक बहुत ही अकेली थी और घर में चुपचाप बैठी रहती थी, अपने चिन पे हाथ रखे हुए, बहुत बोर फील करते हुए और सोचती थी कि घर में रहूं या बाहर चली जाऊं। लेकिन आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। लेकिन फिर वो सोचती थी नहीं नहीं, घर में ही रहना ठीक। यस, पेपर डज नॉट हैव मोर पेशेंस and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, तो यहाँ कह रही कि हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर के पास बहुत ज़्यादा धैर्य है और मैं जो भी अपनी बातें हैं मैं डायरी में ही लिखूंगी, मैं किसी को बताने वाली नहीं और मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं बन जाता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब बात यह है कि मैं डायरी को सबसे पहला दर्जा क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैं बातें किससे करूं, मैं अपने दिल की बातें किससे बताऊं, तो मैं अपनी डायरी से ही ये सारे बातें बताऊंगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that the 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not। तो और मैं अच्छे से अगर अपनी बातों को बताऊं तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं कि 13 साल की लड़की जो इस पूरी दुनिया में अकेली है, और जो कि मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव लविंग पेरेंट्स, 16-year-old सिस्टर, ठीक है, और कम से कम 30 लोग, 30 पीपल तो हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। ठीक है, इतने सारे लोग हैं तो कहाँ से ये लड़की अकेली हुई? कहने के लिए तो ये कहीं से भी ये लड़की अकेली नहीं है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अब इतना सब होने के बाद भी आंटी है, बहन है, फैमिली है, 30 पीपल जिनको दोस्त कह सकती है, इन सब के बावजूद भी एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग गुड टाइम। तो दोस्त का मतलब होता है एक अच्छा समय बिताना। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। ऐसा नहीं है कि अब दोस्त है तो कोई बातें ही करे, दोस्त का मतलब है हर दिन जो हम बातें करें उससे। अब आप स्कूल्स जाते हो, आप ट्यूशन्स जाते हो, फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे, तो आप अपने दिल की बातें उनको बताते हो, जो भी बातें हैं, जो भी शेयर करनी हो, सारी बातें। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड होगा तो ही हम कोई बात बताएंगे, नहीं, हर तरह की बातें, हर दिन जो हमारे डेली लाइफ में चल रही है वो सारे हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we do not confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they're not able to change. This is why I have started the diary। तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई आया नहीं दोस्त बनने, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये मेरी फॉल्ट हो, मैं ही किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब डायरी को ही चुना है अपने दोस्त के तौर पे। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। तो एनी फ्रैंक कह रही है कि अब मैं अपने इमेजिनेशन को पूरी तरह से डायरी में नहीं डालूंगी। ऐसा नहीं कि बाकी लोग जैसा करते हैं, आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों वो हुआ, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल डायरी में नहीं करने वाली हूँ। मैं आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहूँगी कि डायरी मेरी दोस्त बने, और इसीलिए उसने डायरी को एक नाम भी दे दिया, किटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो सबको। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge writing,
I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो एनी कह रही है कि किटी को जो भी मैं अपनी कहानियाँ बताऊंगी हो सकता है और किसी को ना समझ में आए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की पूरी पूरी ब्रीफ स्केच में उसमें लिखने वाली हूँ। हो सकता है कि मतलब मुझे तो ऐसे पसंद है नहीं ये सब करना, लेकिन फिर भी जो कि मैंने उसे अपना दोस्त माना है तो मैं अपनी लाइफ की सारी बातें बताऊंगी उसको। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25। तो मेरे फादर जो हैं, जो कि सबसे अच्छे फादर हैं, मैंने आज तक इतना अच्छा पिता नहीं देखा। उन्होंने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक कि वो 36 के नहीं हुए और मेरी माँ 25 की नहीं हुई। My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany 1926। और इसकी बहन जिसका नाम मार्गरेट है उसका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। और खुद एनी का जन्म 12 जून 1929 में हुआ। एनी आगे कहती है कि वो फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि वह 4 साल की नहीं हुई। 4 साल तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। उसके बाद उसके पापा हॉलैंड चले गए और उसकी माँ जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर के महीने में। अब बच गई ये दोनों बहनें। ठीक है, तो ये दोनों बहनें अब क्या हुआ, दे वेर सेंट टू एचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने कहाँ चली गई, एचेन। फिर मार्गरेट दिसंबर में गई हॉलैंड और उसके पीछे पीछे फरवरी में एनी भी चली गई अपने मम्मी पापा के पास। ठीक है, जो कि मार्गरेट के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट के तौर पे थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, अब मार्गरेट का जो बर्थडे था वो फरवरी महीने में ही आता था। ठीक है, फरवरी महीने में आता था, इसलिए वो फरवरी महीने में जो कि एनी फ्रैंक गई है वहाँ अपने मम्मी पापा के पास एम्स्टर्डम, तो इस वजह से यहाँ कहा गया है कि एक गिफ्ट के तौर पर एनी जो है वो मार्गरेट को मिली। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6। तो इसने अपनी पढ़ाई जो है वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से की और 6 साल की उम्र तक ये उसी स्कूल में रही। In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuperus, the head mistress। जब वो 6th form में गई तो वहाँ उसकी हेड मिस्ट्रेस थी जिनका नाम था मिसेस क्यूपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में ये सारे रो रहे थे क्योंकि ये एक फेयरवेल था इनके लिए, ये स्कूल छोड़ रही थी। 1941 की अगर हम बात करें आगे, तो 1941 में इनकी ग्रैंड माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उनको एक ऑपरेशन भी होता है। तो इसीलिए इस बार जो एनी फ्रैंक का बर्थडे था वो बहुत ही लिटिल सेलिब्रेशन के साथ, वो उतने अच्छे से नहीं मनाया गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद उनकी ग्रैंड मदर 1942 में वो एक्सपायर हो जाती हैं और नो वन नोज, किसी को नहीं पता था कि एनी फ्रैंक कितना अपनी दादी से प्यार करती थी। ऐसा होता है, बच्चे अपनी दिल की बात बता नहीं पाते। अगर कोई दूर जा रहा है या कोई आ रहा है तो हम तो अपने मन की बात कह भी देते हैं कि हाँ मुझे याद आ रही है उनकी, बट बच्चे नहीं बता पाते। तो इस 1942 का भी जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो कुछ खास नहीं गया। ग्रैंड माँ के नाम पे एक कैंडल जला दी गई और बाद बाकी सब वैसे ही नॉर्मल रहा। तो यहाँ भी एनी फ्रैंक का बर्थडे अच्छे से नहीं मनाया गया। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। अब ये चारों लोग, एनी फ्रैंक, मार्गरेट, उनके पिता जो ऑटो हैं, ऑटो फ्रैंक, और माँ हैं, ये सभी अब अच्छे से रह रहे थे। ठीक है, एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब प्रेजेंट डेट जो है 20 जून 1942, ये जो प्रेजेंट डेट तक है ये अपने डायरी के प्रति पूरी एनी फ्रैंक डेडिकेटेड रही, अपने सारी बातों को लिखती रही। अब यहाँ पे डेट दिया गया है सैटरडे 20 जून 1942। इस डेट की डायरी कोई इस कहानी में मेंशन की गई है और वो कहाँ इस बातों को लिखने से पहले वो अपने डायरी को कहती भी है डियरेस्ट किटी। तो यहाँ वो अपने क्लासरूम के बारे में कुछ बता रही है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो पूरा जो क्लास था एनी फ्रैंक का वो पूरी तरह से परेशान था, नर्वस था।
ठीक है, डरा हुआ था। क्यों? द रीज़न इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो बच्चे क्यों नर्वस थे? क्योंकि एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें डिसाइड करने वाले थे टीचर कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। तो आधे से ज़्यादा क्लास तो बेट लगा रहे थे, ठीक है, वो बेट लगा रहे थे, एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jax, who have staked their entire holidays saving on their bet. तो जीएन एंड आई, यहाँ ये अपने क्लासमेट की बातें हो रही हैं कि एनी फ्रैंक और जीएन दोनों हंस रहे थे क्योंकि इनके पीछे दो लड़के बैठे थे जिनका नाम था जैक्स और सीएन। इन्होंने अपनी पूरी जो छुट्टियां हैं वो यही शर्त लगाते लगाते बिता दिया कि तुम पास हो जाओगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम पास हो जाओगे। मतलब पूरे सुबह से रात इनकी यही शर्तें चलते रहती थी। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. यहाँ तक कि एनी फ्रैंक और जीएन जो एक बेंच में बैठे थे, ये दोनों गुस्सा भी हो रही थी, तब भी वो शांत नहीं हो रहे थे। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो एनी कहती हैं कि देखा जाए मेरे क्लास में तो इतने सारे डमीज़ हैं, इतने सारे डल स्टूडेंट्स हैं कि क्वार्टर ऑफ क्लास तो, एक चौथाई क्लास तो पीछे ही रह जाना है। लेकिन टीचर्स तो हमारे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं ना, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कब क्या कर दें। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो एनी कहती है मुझे अपने दोस्तों के बारे में कोई चिंता नहीं है, वी विल मेक इट, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक ही सब्जेक्ट है जिसके लिए मुझे डर है और वो है मैथ। ऑल वी कैन डू इज वेट। अब कर क्या सकते हैं, मैथ्स में ही डर है तो वेट करके देखते हैं टीचर क्या डिसीजन लेते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक हिम्मत बनाए रखते हैं सारे लोग। I get along pretty well with all my teachers. सारे टीचर्स से तो एनी फ्रैंक का बहुत अच्छा बनता था। 9 टीचर्स थे, ठीक है, 9 टीचर्स में से 7 मेन और 2 वोमेन, जिसमें मिस्टर कीजिंग जो थे वो हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे, ठीक है। वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ट सो मच। अब मिस्टर कीजिंग जो है वो एनी फ्रैंक से बहुत चिढ़े हुए रहते थे क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बोलती थी। काफ़ी सारे वार्निंग्स भी देते थे मिस्टर कीजिंग। इनको एक्स्ट्रा असाइनमेंट होमवर्क भी दिया जाता था एनी को, कई बार जैसे अ चैटर बॉक्स, ठीक है। इतना बोलती थी कि पनिशमेंट के तौर पे भी उनको एक ऐसे लिखने को मिलता था, तो उनको एक चैटर बॉक्स पे मिला। कहती थी यार चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइड करता अच्छा क्या लिखना है इस पे मुझे, अब चलो बाद में सोचते हैं, और वो रख देती है इस चीज़ को। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। नोटबुक में इस टॉपिक को लिख के बैग में रख देती है और कोशिश करती है कि चुप रहे, जो कि कभी भी एनी से हुआ नहीं। शाम के दौरान जब वो अपने सारे होमवर्क फिनिश करके बैठ जाती है, तब ये नोटबुक में ये ऐसे उसकी आंखों पे आता है कि अरे मुझे तो सज़ा के तौर पे ये मिला हुआ है लिखने को। तब वो सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगती है अपने पेन को चबाते चबाते। Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talk. तो कह रही है कि अगर किसी को मिलता है लिखने के लिए से तो क्या करेगा, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखेगा और अक्षरों के बीच ज़्यादा ज़्यादा जगह दे देकर पूरा पन्ना भर देगा। लेकिन नहीं, क्यों ना ऐसा काम करते हैं, जब चैटर बॉक्स पे टॉपिक मिला है तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पे लिख दिया जाए कि बात करना कितना ज़रूरी है। इसने ठीक इसकी अपोजिट बात रखी कि अपोजिट पे लिख डालते हैं। उन्होंने बात करने से मना किया, मैं बात करना है ज़रूरी पे ऐसे लिखती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद एनी को आइडिया मिलता है, और एनी को आइडिया मिलते उसने 3 पेजेस के वो ऐसे लिख डाले, ठीक है, और उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो जाती है। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. तो उसने ये बात उसमें लिखी कि बात करना स्टूडेंट्स का ट्रेट है, स्टूडेंट्स का हक है, और मैं बहुत अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा करती हूँ। काफ़ी कंट्रोल रखने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता कि मैं कम बोलूँ।
बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। अब ये तो मुझसे छूटने वाला नहीं क्योंकि ये मेरी आदत है। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, क्योंकि मेरी माँ भी बोला करती थी। तो ये एक तरह से इनहेरिटेड ट्रेट है, एक तरह से ये खानदानी है, समझो हेरिडिटरी है। मिस्टर कीजिंग को बहुत हंसी आ जाती है इस ऐसे को पढ़ने के बाद। ठीक है, फिर वही बात, फिर एनी फ्रैंक की वही आदतें हैं, बक 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 बक, क्लास में वो शांत रहती नहीं है। तो इस बार मिस्टर कीजिंग ने और एक सज़ा के तौर पे एक और ऐसे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब जो कभी ना सुधरे। ठीक है, अब मिस्टर कीजिंग के पास तो कोई कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, 2 होल लेसन तक तो कोई कंप्लेन था नहीं। ठीक है, उसने इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर भी ऐसे लिख के दे दिया। अब मिस्टर कीजिंग सोच रहे, अरे भाई अब क्या करें, इसको चैटर बॉक्स पे दे दिया, वो भी लिख दी, इसको इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे दिया, इसने उस पे भी ऐसे लिख दिया। अब मिस्टर कीजिंग तो 2 लेसन्स यानी कि 2 क्लासेस तक तो चुप रहे। अब फिर थर्ड लेसन की जब बारी आई तो इन्होंने कहा कि अब एनी फ्रैंक तुम मानने वाली नहीं हो, तुमको मैं फिर से एक सज़ा के तौर पे ऐसे दूंगा। और वो ऐसे का टॉपिक इन्होंने दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। सज़ा के तौर पे एक और टॉपिक इनको दिया गया। अब तो क्लास रोड, पूरी तरह से क्लास जो है वो गुर्राने लगती है। गुर्राने में वो वाली शेर वाली नहीं, अपने में जब आप धीरे धीरे बोलते हो पूरा जो क्लास बोलता है धीरे धीरे तो उस टाइम गुर्राने जैसी आवाज़ आती है। तो ये भी हंसने लगी। तो अब ये क्या करें, बार बार चैटर बॉक्स पे टॉपिक दिया जा रहा है। तो इसका एक फ्रेंड था एनी का क्लास में ही, जिसका नाम था सैनी। सैनी जो था वो पोइट्री बड़ा अच्छा लिखता था। तो उसने कहा कि तुम मेरी एक मदद कर दो, ठीक है, तुम मेरी एक पोएम लिखने में मदद कर दो। कि मिस्टर कीजिंग ने मेरा मजाक उड़ाया है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनका मजाक उड़ाऊँ। ठीक है, अब जो एनी है वो उसकी मदद लेकर, सैने की मदद लेकर एक पोएम लिखती है। और पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पोएम क्या है? इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटेन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ठीक है, पोएम उसने लिखा कि एक मदर डक है, एक फादर स्वान है, उनके 3 बच्चे हैं। बच्चे इतना बक 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 करते, इतना क्वैक 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 करते हैं कि जो फादर स्वान है उनको मार मार के अधमरा कर देता है। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। अब मिस्टर कीजिंग बात को एकदम सही तरीके से ले लेते हैं जैसा उसने लिखा। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। तो अब जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने इस कविता को पढ़ा और अपने कुछ कमेंट्स ऐड करते हुए पढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे क्लासेस को भी जाके ये कविता सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन से एनी को बात करने की भी आज़ादी मिल गई और फिर कोई सज़ा के तौर पे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उल्टा और क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स दिस डेज। उल्टा मिस्टर कीजिंग तो मजाक करना ही सीख गए हैं। और इस डायरी को वो ख़त्म करती है योर्स एनी लिख के। ठीक है, तो ये जो है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के डायरी जो बुक है उससे एक छोटा सा पार्ट लिया गया था। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये समझ में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।